हेलो स्टूडेंट्स, अक्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रतिस्थापन यानी कि विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। इंग्लिश में इन्हें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा गया है। क्या होती हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं? जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, इन अभिक्रियाओं में कोई तत्व जरूर किसी ना किसी दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित करता है, यानी कि उसका स्थान ले लेता है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को यदि मैं परिभाषित करूं तो वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक के कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है, प्रतिस्थापन या विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। इस बात को हम एक उदाहरण के द्वारा बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। हमने एक विलयन लिया है, एक सॉल्यूशन लिया है जिसे कहते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को हमने लिया CuSO4, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को सामान्य भाषा में यदि हम कहें तो सामान्य भाषा में कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। और जो कॉपर सल्फेट का विलयन बनता है वो कौन सा रंग लिए हुए होगा? नीला रंग लिए हुए होता है। तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसका रंग नीला होता है। यदि हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की एक कील को डाल दें, लोहा यानी कि जिसका संकेत होता है Fe, ये आयरन, लोहे की एक कील को डाल दें और कुछ देर के लिए छोड़ दें, तो कुछ देर छोड़ने के पश्चात हम देखते हैं कि जो कॉपर सल्फेट का नीला विलयन है इसका रंग बदलने लगता है। अब हमारी परख नली में जो विलयन है उसका रंग बदलने लगता है, वो नीले रंग से हल्के हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। और जो लोहे की कील थी जो हमने इसके अंदर डाली थी उसका रंग भी कुछ भूरा होने लगता है। अब ये कैसे होता है जरा समझते हैं इस क्रिया में। हमने विलयन लिया कॉपर सल्फेट और उसमें हमने कील डाली लोहे की। अगर हम देखें कि जो Fe है वह कॉपर से अधिक क्रियाशील है, चूंकि Fe Cu से अधिक क्रियाशील है, अतः ये Fe कॉपर सल्फेट के विलयन में से Cu को हटा देगा और उसके स्थान पर स्वयं आ जाएगा। और जब ये स्वयं आ जाता है तो जहां कॉपर था वहां आ गया FeSO4 और प्लस Cu को ये बाहर कर देता है। और जब Fe कॉपर का स्थान ले लेता है तो ये जो यौगिक बनता है ये यौगिक है स्टूडेंट्स फेरस सल्फेट, और ये जो मुक्त हुआ है ये है कॉपर यानी कि तांबा। अब चूंकि जो फेरस सल्फेट है ये हरे रंग का, हल्के हरे रंग का विलयन है, हल्का हरा रंग, हरा रंग यहां आ जाता है। और ये जो तांबा मुक्त हुआ है कॉपर, ये इस लोहे की कील के ऊपर चढ़ने लगता है, इसके ऊपर डिपॉजिट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, जिससे ये लोहे की कील ब्राउन भूरी दिखाई देने लगती है, ब्राउन भूरी। तो आपने देखा इस अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील तत्व था उसने कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लिया है, अतः यह एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब आपके सामने एक समस्या आएगी कि सर तत्व इतने अधिक हैं, अब हमें कैसे पता लगे कि कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है और कौन सा तत्व कम क्रियाशील है? अध्ययन के सुविधा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण धातुएं हैं उनकी क्रियाशीलता आप इस श्रेणी के माध्यम से समझ सकते हैं जो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे अधिक क्रियाशील होता है पोटेशियम, पोटेशियम से कम क्रियाशील है सोडियम, सोडियम से कम क्रियाशील है कैल्शियम,
कैल्शियम से कम क्रियाशील है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कम है Fe, Fe से कम क्रियाशील हो जाएगा Pb, Pb से कम क्रियाशील है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कम क्रियाशील है Cu, Cu से कम क्रियाशील Hg, Hg से कम क्रियाशील Ag और सबसे कम क्रियाशील आ गया Au। अगर हम देखें, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ चलें तो ये क्रियाशीलता का घटता क्रम है, जिसमें हाइड्रोजन को हम केंद्र में मानकर चल सकते हैं। क्रियाशीलता का घटता क्रम। तो इस श्रेणी के अनुसार आपने देखा कि जो Fe है ये कॉपर से ऊपर है, यानी Fe Cu से अधिक क्रियाशील है, इस कारण से Fe ने Cu को प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हमने एक विलयन ले लिया बच्चों FeSO4 का, अब हमने फेरस सल्फेट का विलयन लिया, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट आप देखते हैं ये हल्के हरे रंग का होता है, हल्का हरा रंग का विलयन है, हल्का हरा रंग, और इसमें कॉपर का एक टुकड़ा डाल देते हैं या कॉपर की एक पतली कोई पन्नी डाल देते हैं। अब हम देखते हैं क्या रिएक्शन होगी, क्या फेरस सल्फेट का हरा रंग परिवर्तित होगा। तो देखिए समझते हैं इसे। जब हम श्रेणी में देखते हैं तो हमने देखा कि सर Cu तो Fe से नीचे है, यानी Cu कम क्रियाशील है और Fe उससे अधिक क्रियाशील है, अतः Cu में वह क्षमता नहीं है कि जो Fe की SO4 के साथ बॉन्ड बना हुआ है वो इसे तोड़ दे और इसके स्थान पर स्वयं आ जाए। यह कार्य Cu नहीं कर पाता, इसलिए हम कह सकते हैं यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन टेक प्लेस, कोई अभिक्रिया संपादित नहीं होगी। इज दैट क्लियर? तो इस श्रेणी का हमें एक फायदा यह भी है कि हम ये बता सकते हैं, हम ये जान सकते हैं कौन सी अभिक्रिया संपन्न है और कौन सी नहीं। अगर यही एक और अभिक्रिया हम करें, हम ले लें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लें, यह सिल्वर नाइट्रेट, यौगिकों के नामकरण आपको ने कक्षा 9th में सीखे होंगे अच्छी तरह से, और इसके साथ रिएक्शन करेगा Cu। तो क्या ये क्रिया संभव है, और अगर संभव है तो क्या यौगिक बनेगा? तो हम देखेंगे AgNO3 के साथ जब कॉपर की अभिक्रिया होती है तो क्रियाशीलता की श्रेणी में कॉपर Ag से ऊपर है, Ag नीचे है कॉपर ऊपर है, तो इसका मतलब ये AgNO3 में से Ag को प्रतिस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ले लेगा और यहां पर सिल्वर को मुक्त कर देगा। ये बन गया कॉपर नाइट्रेट। CuNO3 का नाम होता है कॉपर नाइट्रेट। अब यहां पे इसकी वैलेंसी होती है 2 कॉपर की, तो यहां पे 2 हुए तो 2AgNO3 और यहां पर 2Ag, बैलेंस देख लिया, Ag 2 है, Ag 2 है, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, नाइट्रेट 2 है, यहां पर नाइट्रेट 2 की मल्टीप्लाई होने से 2 है। तो ये सिल्वर नाइट्रेट कॉपर नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है, जो नीले हरे रंग का विलयन यहां पर हमें प्राप्त हो जाएगा, और ये सिल्वर जो है सिल्वर कलर है, चमकीला रंग है, तो ये हमें कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया बिल्कुल आपको देख रहे हैं कि जो अधिक क्रियाशील है वह अपने से कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ले रहा है। अतः ये सभी उदाहरण प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के हैं। अभी तक हमने जितने भी उदाहरण प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के देखे उसमें हमने धातुओं की क्रियाशीलता देखी। क्या अधातुओं में भी इस प्रकार की क्रियाशीलता रहती है? क्या अधिक क्रियाशील धातु अधातु अपने से कम क्रियाशील अधातु को प्रतिस्थापित कर देती है? तो इसका आंसर है, इसका उत्तर है हाँ। ये हमें देखने को मिलेगा अगर हम देखें एक रिएक्शन जिसमें एक
अधिक क्रियाशील पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का विलयन लेते हैं और इसमें हम क्लोरीन को प्रवाहित करते हैं। अब अधातुओं में, चूंकि अधातुओं में भी क्रियाशीलता का एक क्रम रहता है, ये जो क्लोरीन है ये आयोडीन से अधिक क्रियाशील है। चूंकि ये अधिक क्रियाशील है, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ, ये क्लोरीन इस आयोडीन को पोटेशियम आयोडाइड में से प्रतिस्थापित कर देगी और उसका स्थान स्वयं ले लेगी, तो बन जाएगा KCl प्लस आयोडीन, यहां पर मुक्त होगी I2। ये रिएक्शन हो जाएगी। ऐसे संतुलित करते हैं, पोटेशियम 1 है, इधर 1 है, फिर आयोडीन इधर 1 है, लेकिन इधर 2 है, तो इधर 2 करने के लिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लोरीन इधर 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, तो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पोटेशियम 2, आयोडीन 2, आयोडीन 2, Cl2, इक्वेशन तो हुई संतुलित। अब नाम लिख देंगे, ये तो हुई क्लोरीन और ये है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, और ये है आयोडीन, सॉरी पोटेशियम क्लोराइड, ये है पोटेशियम क्लोराइड और ये है आयोडीन। तो यहां पर आपने देखा कि क्लोरीन अधातु होते हुए, अधातु तत्व होते हुए दूसरे अधातु तत्व को अपने से प्रतिस्थापित कर देती है। अतः ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। मैंने कहा था धातुओं में भी क्रियाशीलता देखें तो फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद आयोडीन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कक्षा 10 के स्टैंडर्ड तक आपको याद होनी चाहिए। चलिए प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का एक और उदाहरण हम देखते हैं। एक और आपको फैक्ट आपको बताते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है, आप देख रहे हैं हाइड्रोजन यहां है, और हाइड्रोजन से स्टूडेंट ऊपर जितनी भी धातुएं हैं, इनमें से अधिकांश धातुएं जब अम्लों के साथ क्रिया करती हैं तो वे अम्लों में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देती हैं, जबकि हाइड्रोजन से नीचे वाली गैसें अम्लों में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित नहीं कर पाती। तो देखें एक उदाहरण किसी धातु का किसी अम्ल के साथ। एक धातु ली है हमने जिंक, जैडन, जस्ता, जिंक धातु, और जिंक धातु के टुकड़े को जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे गंधक का अम्ल भी कहा गया है। जब इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो हम देखते हैं कि जैडन चूंकि हाइड्रोजन से काफी ऊपर है, अच्छा यहां पर जैडन का मैंने नहीं लिखा है, तो यहां पर आप एल्युमिनियम के बाद जैडन आप लिख लें, इस श्रेणी में एक और बढ़ा लें, है ना, Fe से Al के नीचे और Fe के बीच में जैडन। तो जैडन चूंकि हाइड्रोजन से ऊपर है तो जैडन जो है हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, तो ये बनेगा जैडन SO4 प्लस मुक्त हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। ये हुआ जिंक सल्फेट। ये नाम जो है, जो हम यौगिकों के नाम लिख रहे हैं, ये आपने, पुनः मैं बार बार कह रहा हूं, कक्षा 9th में हमने सीखा है। अगर आपको ये समझना है तो मैं कक्षा 9th की जब वीडियो डालूंगा यौगिकों के बारे में, तत्व यौगिक के बारे में, तो वो वीडियो से आप इसे और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो यहां पर हमें हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई है, तो ये भी एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक बहुत अच्छा उपयोग मेटलर्जी यानी धातु कर्म, यानी धातु के अयस्कों में से धातु को अलग करने के लिए भी किया जाता है। जैसे
हम देखें कि लोहे का जो इसका Fe2O3 लोहे का जो ऑक्साइड है, ऑक्साइडों में से, और जब हम एल्युमिनियम की इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं Fe के साथ, यह है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। और जब हम एल्युमिनियम के साथ इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं तो एल्युमिनियम चूंकि सक्रियता श्रेणी में Fe से ऊपर है, तो ये एल्युमिनियम Fe को प्रतिस्थापित करेगा तो बन जाएगा Al2O3 और Fe हो जाएगा मुक्त। इक्वेशन को करते हैं बैलेंस, तो Fe इधर 2 है तो इधर हो गया 2, इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर एल्युमिनियम 1 है लेकिन इधर एल्युमिनियम 2 है तो 2Al, ये हुआ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, और ये हुआ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये है Fe यानी कि आयरन यानी कि लोहा। तो आपने देखा कि आयरन ऑक्साइड में से यदि आयरन को अलग करना हो तो हमने एल्युमिनियम के साथ यानी फेरिक ऑक्साइड का जो विलयन है, इसे जो घोल है, इसका जो कहना चाहिए पिघला हुआ Fe2O3 है, उसमें पिघला हुआ एल्युमिनियम मिलाने पर हम देखते हैं कि एल्युमिनियम Fe2O3 में से Fe को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह बैठ जाता है खुद और Fe को कर देता है मुक्त। तो यानी आप यहां पर देख रहे हैं कि जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, इनमें जिनकी पहले से बॉन्डिंग है, अगर अधिक क्रियाशील तत्व टकरा जाता है तो वो पहली बॉन्डिंग को तोड़ देता है और उसके स्थान पर खुद आ जाता है। अगर हम कार्बनिक रसायन की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो वहां पर भी हमें संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखने को मिलती है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। अब आप कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? मैंने इससे पहली वीडियो में भी हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया था, यानी कि वे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसा कि आपको विदित है, जो कार्बन तत्व है उसकी संयोजकता 4 होती है, जिसे हम 4 अलग अलग बंध के द्वारा, बॉन्ड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध के द्वारा संतुष्ट रहती हैं तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। परंतु यदि कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु के साथ द्वि या त्रि यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा संयुक्त रहता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इससे पहले योगात्मक अभिक्रियाओं में आपने देखा था कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, लेकिन संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। तो सबसे सरल प्रकार के हाइड्रोकार्बन यानी कि मेथेन के बारे में, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसका एक उदाहरण हम समझते हैं। मेथेन, जैसा कि मैंने बताया था, मेथेन का अणुसूत्र है, मेथेन का अणुसूत्र होता है CH4। अगर मैं मेथेन के संरचना सूत्र की बात करूं तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन के परमाणु हैं। कार्बन का परमाणु सेंटर में है और इसकी चारों संयोजकताओं के साथ एक एक हाइड्रोजन परमाणु संयुक्त है। तो इस प्रकार से मेथेन का अणु होता है। और जब मेथेन के अणु पर हम क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं, क्लोरीन यानी क्लोरीन एक प्रकार की, अगर एक दूसरी श्रेणी कहूं तो ये एक प्रकार का हैलोजन है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन, ये हैलोजन कहलाते हैं। जब हम मेथेन के ऊपर सूर्य के मंद प्रकाश में क्लोरीन को प्रवाहित करते हैं तो क्लोरीन मेथेन के हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करती है और उसके स्थान पर स्वयं आ जाती है। हालांकि ये क्रिया स्टेप बाय स्टेप होती है। तो जरा हम इसे समझते हैं। ये है मेथेन CH4 और इस पर रिएक्शन हुई क्लोरीन की और ये सब कार्य होता है
सूर्य के मंद प्रकाश में, सूर्य का मंद प्रकाश, सन डिम लाइट। तो क्लोरीन जो है हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देती है, 4 हाइड्रोजन है तो उसके स्थान पर 4 क्लोरीन परमाणु आ जाते हैं और H एक जो है HCl बनता है। तो इसे बैलेंस कर लें, यहां पे कार्बन 1 है, इधर कार्बन 1 है, इधर Cl2 2 हैं और इधर 2 तो यहां है, 3 तो ये हो नहीं सकते, है ना। तो और H यहां पर 4 है तो पहले H को कर लेते हैं 4, तो अब Cl 4 यहां और 4 यहां हो गए 8, 8 करने के लिए इसे करना पड़ेगा 4। तो ये है मेथेन और ये है क्लोरीन। सूर्य के मंद प्रकाश में अभिक्रिया हुई तो ये यौगिक बना कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका नाम क्या हुआ? कार्बन टेट्राक्लोराइड। यदि हम अकार्बनिक रसायन के रूप में देखें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में देखें, तो इसका नाम बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। यदि चूंकि ये कार्बनिक अम्ल है और कार्बनिक अम्ल को लेकर हम चले हैं, तो अगर हम IUPAC पत्ती में देखें तो यहां पर चूंकि 4 क्लोरीन है तो ये नाम बनेगा टेट्राक्लोरोमेथेन। तो ये 2 नाम हैं एक ही यौगिक के, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आप दोनों नामों में से कोई भी नाम यहां पर ले सकते हैं। और ये है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन समझने वाली बात यहां पर यह है स्टूडेंट्स कि देखिए क्लोरीन ने, चूंकि क्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, तो क्लोरीन जो है चारों के चारों हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है। तो इस प्रकार से आप प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को जान चुके होंगे कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक के कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। मैं समझता हूं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको भली भांति समझ में आई होंगी। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में जिसमें हम अध्ययन करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।